अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मोनीबाज। से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल ज़रूर रख रहे होंगे। जनाब नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ है और वीकेंड भी है और हम आपके लिए लाए हैं वीकेंड में मज़े मज़े के टॉपिक्स। चूँकि ईद के बाद ये पहला वीकेंड है हमारा, क्योंकि पिछले हफ्ते आज ही के दिन हम ईद मना रहे थे और आज क्योंकि उसके बाद पहला वीकेंड है हमारा और ईद बड़ी अच्छी गुजरी है। ईद पे हम लोग एक दूसरे से मेल मुलाकातें भी रही हैं, खाबे भी अच्छे खासे हमने खाए हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि कुछ दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स जिनसे आप जनाब ईद पे टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हैं, उनसे मेल मुलाकात नहीं कर पाए हैं, आपने ज़रूर उनसे इस वीकेंड का ख़ास करके वादा किया होगा। भाई मैंने तो अपने काफ़ी सारे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं ईद पर नहीं मुलाकात कर सकी हूँ, ईद ही नहीं ले सकी हूँ, मैंने उनसे यही कहा था कि जनाब ईद पे तो नहीं मिल सकते हैं क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ईद के बाद लाजमी मैं उनसे मिलूँगी। तो छुट्टी गुजारने के लिए मेरे ख्याल से एक बेहतरीन मसरूफियत भी यही होती है कि जब आप अपनों के साथ वक्त गुजारते हैं, गपशप लगाते हैं, खाबे खाते हैं और हो सके तो आउटिंग्स का प्लान भी ज़रूर हमें करना चाहिए, क्योंकि जो महकमा मौसमियात है उनकी तरफ से मौसम खुशगवार होने की भी नवीद सुनाई गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका वीकेंड भी बिल्कुल वैसे ही गुजरेगा जैसे आप लोगों ने प्लान कर रखा है और मेरा भी वैसे ही गुजरेगा जैसे मैंने प्लान कर रखा है। तो जनाब क्योंकि वीकेंड अगर आपका अच्छा गुजरेगा ना, पूरा एक हफ़्ता हम लोग काम कर रहे होते हैं और दिन के 8 घंटे काम कर रहे होते हैं, तो ये जो वीकेंड आता है ना इसको भरपूर तरीके से गुजारना चाहिए। उन लोगों के साथ भी जनाब टाइम स्पेंड करना चाहिए जो हमारी राह तकते रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि अच्छा कब ये लोग फ्री होंगे और हम इनके साथ बैठेंगे, अपना हाल अहवाल बताएंगे, अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो चीज़ें शेयर करेंगे। तो उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए। और वीकेंड वैसे भी मेरे ख्याल से इसीलिए होता है कि आप लोग उसको भरपूर तरीके से गुजारें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, अच्छे जाके जनाब ड्राइविंग पे भी आप जा सकते हैं, किसी अच्छे मकाम पर जाके ट्रिप मार सकते हैं, 1 डे टूर भी होता है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं वीकेंड को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि वीकेंड के बाद जब आप मंडे का आगाज़ करेंगे ना तो आप फ्रेश फील करेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा मैंने कोई पॉजिटिव और मैंने कोई क्रिएटिव चीज़ें की हैं जिसकी वजह से अब जो अगला हफ्ता है ना वो मेरा अच्छा गुजरने वाला है, पॉजिटिव गुजरने वाला है। तो इसलिए अपने वीकेंड को अच्छे तरीके से हमें जनाब स्पेंड करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका भी वीकेंड अच्छा गुजरेगा। और जनाब अब आगे बढ़े, मज़ीद भी आपको बताएँ तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के शहनशाह ज़राफ़त और बेसाख्ता अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ की आज 47वीं बरसी मनाई जा रही है। मुनव्वर ज़रीफ़ 1940 को गुजरावाला में पैदा हुए और वो मारूफ कॉमेडियन ज़रीफ़ के भाई थे। मज़ाह का फ़न उन्हें विरासत में ही मिला था। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 1961 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म डंडियाँ से किया और जिसके बाद उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा ही होता चला गया। पंजाबी फ़िल्म हथ जोड़ी से क्या इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़े थे और मुनव्वर ज़रीफ़ को शोहरियत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। और उन्होंने अपने 16 साला फ़िल्मी करियर में 300 से ज़ायद फ़िल्मों में बतौर अदाकार, सदाकार और कॉमेडियन के किरदार अदा करके पाकिस्तानी फ़िल्मी तारीख़ में अनमिट नकूश रकम किए। और जनाब अब आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप तक पहुंचानी है जनाब, जिसकी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती लिखारी और समाजी कारकुन फ़ातिमा भुट्टो कराची में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। और ये बात फ़ातिमा भुट्टो के छोटे भाई आर्टिस्ट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने जुम्मे के दिन ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में बताया। और मरहूम मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती फ़ातिमा भुट्टो जुमेरात के रोज़ ग्राहम के साथ अपने ख़ानदानी घर 70 क्लिफ्टन में शादी के बंधन में बंधी। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस तकरीब में फ़ातिमा भुट्टो के चाहने वालों ने शिरकत की जो हमारे दादा की लाइब्रेरी मुनक्किद की गई थी और ये एक ऐसी जगह है जो मेरी प्यारी बहन के लिए बहुत मायने रखती है
उन्होंने मज़ीद लिखा कि हम अपने वतनों को दरपेश मुश्किल हालात की वजह से हम सब ने ये महसूस किया है कि इस तकरीब को शाहाना अंदाज में मनाना नामुनासिब होगा। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने लोगों से अपील की है कि वो फ़ातिमा भुट्टो और उनके शौहर को अपनी दुआओं में याद रखें। और फ़ातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर ने गुज़श्ता साल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रकम भी इकट्ठी की थी और उन्होंने सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद के लिए काफ़ी आवाज़ भी उठाई। जबकि सिंध मूरत मार्च में एक तकरीर में जागीरदारी के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ अपनाने पर जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर को खूब सराहा भी गया है। और ये पिक्चर्स हैं फ़ातिमा भुट्टो की जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सक रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। वाइट ड्रेस, वाइट जोड़ा उन्होंने पहना हुआ है और बताया ये जा रहा है कि छोटी सी घर पर ही ये तकरीब की गई थी जो इनका ख़ानदानी घर है जिसे 70 क्लिफ्टन में ये शादी का बंधन जो इवेंट था वो वहाँ पर किया गया था। और जनाब ये छोटा सा इवेंट उन्होंने किया है और अब वो जो है वो शादी के बंधन में बन चुके हैं। और सब से ये अपील की गई है जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर की तरफ से कि जनाब उनके लिए दुआएं की जाएं ताकि उनकी जो नेक्स्ट जर्नी है अपनी लाइफ की वो अच्छी गुजरे। तो हम भी उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उनकी न्यू मैरिड लाइफ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, एक और बड़ी ही मज़े की और दिलचस्प एक ख़बर है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है और वो ख़बर आई है चीन से। क्योंकि चीन में ना एक ख़ातून के कान में मकड़ी ने अपना जाल बनाना शुरू कर दिया था। हैरत हुई है ना आपको? इसी तरह मुझे भी हैरत हुई थी क्योंकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ख़ातून को कान में अजीब आवाज़ें महसूस हो रही थी। जिस पर वो हॉस्पिटल गई तो उसे मालूम हुआ कि उसके कान में मकड़ी ने अपना घर बनाया हुआ है। और बरतानवी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सिचुआन सूबे के जो हॉस्पिटल हैं उनके स्टाफ ने बताया कि मकड़ी के कान में दाखिल होने से ख़ातून को अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी और दर्द भी महसूस हो रहा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया कि डॉक्टर्स ने ख़ातून के दाएं कान के अंदर एक कैमरा दाखिल करके सूरत हाल का पता लगाना शुरू किया और कान साफ़ करना शुरू किया तो अंदर से एक मकड़ी निकल आई। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कान से मकड़ी निकलेगी और उस टाइम आपकी क्या सिचुएशन होगी। तो चीनी डॉक्टर्स हॉन जिंगलॉन्ग ने बताया कि मकड़ी के बनाए हुए टिश्यू कान के पर्दे से बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते थे, सिमिलर थे। और जब हमने करीब से देखा तो लगा यूं कि वहाँ कुछ हिल रहा है जिसको आखिरकार हटा दिया गया। और ये भी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ख़ातून के कान में मौजूद मकड़ी जहरीली नहीं थी जिसकी वजह से ख़ातून के कान को बस मामूली सा नुकसान पहुँचा है, ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया है। और ये भी एक बड़ा मतलब अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और वो मकड़ी जो है वो जहरीली नहीं थी। लेकिन फिर भी ख्याल रखना चाहिए इस तरह की चीज़ों के हवाले से। एक और जनाब बड़ी ही मज़े की, मेरे लिए तो बड़ी मज़े की ख़बर थी जब मैं इसको पढ़ रही थी कि आपके लिए भी हैरत अंगेज़ ये ख़बर होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इसके फ़वाइद अब सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रहे हैं बल्कि अब इसे परिंदों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो कैसे शुरू किया है वो अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साइंसदानों के एक ग्रुप ने अनोखा आइडिया पेश करते हुए कुछ पालतू तोतों को वीडियो कॉल करना सिखाया ताकि वो नए दोस्त बना सके। और इस हवाले से बताया गया है कि सिर्फ अमेरिका में 20 लाख से ज़्यादा तोतों को पालतू जानवरों के तौर पर रखा गया है। और सोशल मीडिया पर इस तजुर्बे की जो वीडियो सामने आए और उसके बाद लोग इस पर दिलचस्प तबसरे करने लगे और इससे मालूम होता है कि तोतों से मोहब्बत का इक़दाम करार दिया जा रहा है। और जनाब ये वीडियो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि जनाब अब टेक्नोलॉजी का इस तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसान तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते ही हैं राबतों के लिए, कनेक्शंस के लिए कि आप अगर किसी से बात करनी है, अपने रिश्तेदार से, बहन भाई से किसी से बात करनी है तो आप फ़ोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये अब जनाब तोतों को भी और जानवरों को भी कह सकते हैं या परिंदों को भी अब इस टेक्नोलॉजी से आशना कराया जा रहा है कि वो भी जनाब वीडियो कॉल
कॉल्स करके अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। और इस वीडियो के बाद ये बताया गया है कि जनाब वहाँ पर ख़ास करके अमेरिका में अब लोगों ने तोते रखना शुरू कर दिए हैं और उनको इस टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया जा रहा है, आशना कराया जा रहा है कि जनाब किस तरह वो वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने दोस्तों को। और ये कितना खूबसूरत सा पैरट है। और आप वो देख सकते हैं कि पैरट पहले इंसानों की ज़बान तो बोलते ही थे, जानते ही थे, जवाब देते ही थे, लेकिन अब जनाब वो इंसानों की तरह अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी जानना शुरू हो चुके हैं और वीडियो कॉल पर अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू कर दिया है उन्होंने भी। तो ये भी एक अच्छी और दिलचस्प वीडियो थी जिसके ऊपर जनाब मुख्तलिफ लोगों ने तबसरे भी किए हैं। बहुत से पॉजिटिव चीज़ें भी आती हैं सामने और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है जनाब आपने उसको किस तरह परसीव करना है। पॉजिटिवली इन चीज़ों को लेकर चले और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ते जाइए। आप ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो जनाब बात करते हैं कुछ जानवरों के हवाले से। तो इंसानों की तरह जानवरों को भी बीमारी की हालत में सही देखभाल और बर वक्त इलाज मुआलजे की ज़रूरत पड़ती है। और आज दुनिया भर में वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जा रहा है और WVA ने साल 2000 में वर्ल्ड वेटनरी डे का आगाज़ किया था। और जनाब इस दिन को मनाने का मकसद जानवरों की हिफाजत और बर वक्त इलाज से मुतल्लिक आगाही फैलाना है। और इस दिन को मनाने का मकसद इस शोबे की अहमियत और ज़रूरत को भी उजागर करना है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस शोबे पर ना हुकूमत की तवज्जो है और ना ही आला हुकाम की तवज्जो है, जिसकी वजह से कई जानवर मौत का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि लाहौर ज़ू की जो शान होती थी सूजी, उसकी हलाकत। और फिर कल ही की बात है जिसका चर्चा सोशल मीडिया पर भी बहुत रहा, मीडिया में भी बहुत रहा, कि कराची ज़ू में आवाम की तवज्जो का मरकज़ नूर जहाँ भी मौत के मुँह में चली गई। और ख़ाली यही नहीं, कई तस्वीर जानवरों की सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही होती हैं कि जिनकी हालत गैर है। भूख और अफलास तो एक अलग बात है, उनका बर वक्त इलाज ना होना उनको मौत के घाट उतार देता है। तो ये जानवर बर वक्त और बेहतर इलाज ना होने की वजह से मौत की आगोश में चले जाते हैं। लेकिन इंतज़ामिया हो या आला हुकाम उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। ताहम आज जानवरों की हिफाजत, इलाज और अद्वियात के हवाले से हम बात करेंगे और इस नुक्ते को उजागर करेंगे कि जानवरों की ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। इनका बेहतर और बर वक्त इलाज करवाना भी उनका बुनियादी हक है। तो इस पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर उज़्मा खान हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट हैं WWF पाकिस्तान। डॉक्टर उज़्मा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अच्छा डॉक्टर उज़्मा, आज जिस तरह एनिमल्स केयर के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, उसका डे भी मनाया जा रहा है, तो मुझे बताइएगा कि ख़ास करके इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। इंसानों के तो बुनियादी हुकूक के हवाले से हम बात करते हैं, उन्हें जीने का हक़ है, इलाज का हक़ है, बेहतर माहौल देने का भी उन्हें हक़ है। लेकिन जहाँ पर इंसान रहते हैं वहाँ पर जानवर भी रहते हैं। तो जानवरों के बुनियादी राइट्स क्या हैं, ज़रा ये बताइए पहले हमें। देखिए, मैं समझती हूँ कि जानवरों और इंसानों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो भी हमारी तरह ही हैं और जिस तरह हम इमोशंस रखते हैं या फीलिंग्स रखते हैं और पेन को फील करते हैं, इसी तरह जानवर भी पेन को फील करते हैं और इमोशंस होते हैं उनके। आई थिंक हम उनको दो कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। और जब ग्लोबली ये डिफाइन हो रहा था कि जी एनिमल वेलफेयर क्या है, तो एनिमल वेलफेयर जो है उसका मतलब ये है कि जानवर अपना नॉर्मल बिहेवियर एक्सप्रेस कर सके, उसको कोई पेन ना हो, उसको स्ट्रेस ना हो दिमागी तौर पे, उसको कोई डिजीज ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो, सो उन्होंने ग्लोबली 5 फ्रीडम्स उसको कहते हैं कि 5 फ्रीडम्स ऑफ एनिमल वेलफेयर। तो वो उसी तरह है जिस तरह इंसान के है, सो उसमें कोई मुझे फर्क नहीं नजर आता। और आप जी
अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन जिस तरह हम बात करते हैं और हमारे लाहौर ज़ू की हमने देखा कि सूजी के हवाले से भी उसकी भी मौत हुई। अभी रिसेंटली नूरजहाँ की जो डेथ हुई है उसके हर जगह चर्चे हैं, सोशल मीडिया पर, मीडिया में, और हर किसी को मालूम है कि उसकी हालत किस तरह की थी और वो उसकी किस तरह डेथ हुई है। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो इस हवाले से किस तरह के हमें स्टेप्स लेने चाहिए? हमें क्या अभी भी समझ नहीं आ रही है कि हमने जानवरों के साथ किस तरह का सलूक करना है? लग तो जी यही रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम एक तो पब्लिक एटीट्यूड भी इतना पॉजिटिव नहीं है। जो ज़ू विजिटर्स हैं, जो नॉर्मल ज़ू विजिटर्स हैं, उनका जानवरों के लिए इतना, आप देखें वो आप उनको लगता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, और उसमें वो जानवरों पे पत्थर फेंकते हैं। मैंने खुद देखा है, अजीब, नॉट अ गुड बिहेवियर। लेकिन ये कि जहां तक आप इंतजामिया की बात करें, आप क्योंकि आप वेटनरी डे के हिसाब से बात भी करें, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बार बार कहा बर वक्त केयर प्रोवाइड करना, सो बर वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है। अब वेटरनेरियन तो अपना काम करे जो उसने इलाज करना है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जानवर को आपने किस तरह रखा हुआ है, उसको किस तरह की डाइट दी जा रही है, और वो इवेंचुअली वो अगर वो सब कुछ ठीक नहीं है तो जानवर इवेंचुअली बीमार हो जाएगा, और फिर वेटरनेरियन का एक रोल सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले फ्रंट लाइन पे बहुत सारे और लोग हैं। उसका एनक्लोजर कैसा है, उसके कीपर्स जो हैं वो क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि अब कोई जानवर के बिहेवियर में कोई आपको चीज ऐसी नजर आई है जो कि ऑड है, तो उन लोगों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब क्योंकि आपने लेकिन आपको क्या लगता है डॉक्टर उज़्मा कि जितने भी वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स होते हैं एक ज़ू के, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमने किस तरह ये जो हमारे ज़ू में एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको किस तरह का माहौल देना है, उस ट्रेनिंग में बताया जाता है किस तरह उनकी टेक केयर की जाए? नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रेनिंग। एनक्लोजर्स जो हैं उसमें भी जो अब नूरजहाँ की क्योंकि बात आपने शुरू की थी, उसका एनक्लोजर उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था। आप देखें जो एलिफेंट्स को जब कोई मसला होता है हेल्थ का, उसके पीछे आपने उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल किस तरह रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसका एनक्लोजर, कराची ज़ू ने एक चीज बेहतर की थी कि सूजी जैसे थी फॉर एग्जांपल, उसके पांव बांध के पूरी रात वो एक जगह खड़ी रहती, चेनों से उसके पांव बांध दिए जाते थे हार्ड फ्लोर के ऊपर। कराची ज़ू ने जो एक स्टेप आगे लिया वो ये कि एटलीस्ट उनके एनक्लोजर में एलिफेंट्स को पांव बांध के खड़ा नहीं किया जाता था, लेकिन फिर भी जो ड्रॉबैक था वो ये कि वो जो जमीन थी वो एक हार्ड कंक्रीट फ्लोर था। एलिफेंट्स जो है वो दे आर नॉट मेंट कि उनको आप एक सख्त जमीन के ऊपर पूरी जिंदगी वो अपनी गुजारते हैं, उससे उनको बहुत फुट प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उनको अब आप देखें कि इसको पिछले पांव जो थे, इसकी टांगे थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वहां पे एक स्वेलिंग सी डेवलप हो गई थी, तो विच कुड वेरी वेल बी लिंक्ड टू हाउ शी वाज केप्ट। तो जो एक एनिमल वेल बीइंग है उसके अंदर उसका एनक्लोजर, उसको कैसे रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लॉज मौजूद नहीं है, ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं है। अभी लाहौर ज़ू ने एक और तरीके से एलिफेंट को रखा हुआ था, कराची ज़ू ने थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ रखा हुआ था, लेकिन दोनों जो थे वो अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज नहीं थी। तो अगर आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते जैसे बाकी मुल्कों में होते हैं तो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इस तरह स्टैंडर्ड्स तो तब मीट कर पाएंगे ना कि इनके कोई क्लिनिक्स होंगे, कोई हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, वेट डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद होंगे, पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन जहाँ पर इंसानों की सेहत का ख्याल रखा जाता है वो भी प्रायोरिटी पर है, लेकिन जहाँ पर उनके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हमें कहीं एक वेट हॉस्पिटल, कोई वेट क्लिनिक जो सरकारी हो वो हमें नज़र नहीं आता।
जी, ज़ूस के अंदर तो जी बहुत बुरा हाल है, उनकी अपनी कोई प्रॉपर क्लिनिक्स या हुँ, वेटनरी हॉस्पिटल्स नहीं हैं। वहाँ एक छोटी-सी बस डिस्पेंसरी होती है, सब ज़ूस में यही है और उसमें जो है वो एक अलमारी है, उसमें मेडिसिन्स रखी हुई हैं और एक वेटरनेरियन है। लेकिन ये है कि सारा कुछ ज़ूस में होना भी इस आप कह लें कि हुँ, 100% ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ इनकी कोलैबोरेशन होती है हॉस्पिटल्स के साथ। फॉर एग्जांपल लाहौर ज़ू वो बहुत क्लोज़ली काम करता है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़ के हुँ, साथ। सो वो वर्किंग टुगेदर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली ज़ूज़ के अंदर भी थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड होने की ज़रूरत है, बट वो कोलैबोरेशंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। हुँ, पूरी दुनिया में जैसे आप इस हाथी के केस में 4 पॉज़ बहुत आगे था, दे वर देयर टू प्रोवाइड हेल्प ऑफ और इन सपोर्ट। हुँ, लेकिन आप ये देखें कि नूरजहां के केस में वेटरनेरियंस की सारी मौजूदगी के बावजूद नोबडी कुड सेव हर बिकॉज़ उसके जो प्रॉब्लम्स थे वो लगता है मुझे कि वो ज़्यादा क्रॉनिक थे हुँ, और वो उसको कैसे उसका उसका रखना हाउ शी वाज केप्ट वाज एक्सट्रीमली क्रूशियल। और हर ज़ूज़ में यही होता है कि हुँ। आपने जानवर को किस तरह रखा है वो मेजर रोल प्ले करता है उसकी वेलबींग में। अच्छा, दूसरा डॉक्टर इस्मा, एक जो हमारे तक खबर आई है और सोशल मीडिया पर भी इसको हमने देखा है, आई डोंट नो कि आपके इसमें है, इल्म में है कि नहीं है, कि मुझे बताइएगा कि ज़ू में ख़ास करके लाहौर के ज़ू में बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक बियर है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है और उसकी भी टेक केयर नहीं की जा रही है। आपकी नॉलेज में है ऐसा कुछ? नहीं, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कि लाहौर ज़ू में ऐसा कुछ है। लेकिन ये है कि लाहौर आप ये भी ज़हन में रखें कि बहुत सारे जो हमारे जो ज़ूज़ हैं वो एक रेस्क्यू सेंटर की तरह भी एक्ट करते हैं। अच्छा। और बहुत दफा ये भी होता है कि एक जानवर को रेस्क्यू करके लाया जाता है। हो हुँ, सकता है वो कहीं से कॉन्फिस्केट होके इलीगल क्योंकि होता है इनको रखना, उसको लाया हुँ, गया हुँ। है, बट वी कैन फाइंड आउट। लेकिन ये कि कभी ये भी होता है कि एक रेस्क्यूड एनिमल आता है और फिर एकदम से सोशल मीडिया पे आ जाते हैं वो तो बेयर ठीक हालत में नहीं है या हुँ, उसको इस तरह गलत छोटी जगह पे रखा हुआ है क्योंकि वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होती है। हुँ। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड आल्सो। लाहौर ज़ू के जो सारे बेयर्स हैं वो तकरीबन रेस्क्यू हैं हुए हुए हैं, वो अच्छा। कलंदर्स जो परफॉर्मिंग एनिमल्स होते हैं उनसे उनको रेस्क्यू किया जाता है। हुँ, तो फिर एक दफा मुझे याद है फुटेज चल रही थी कि जी वो बेयर ज़ू का अंधा हो गया है और यू नो वो व्हिच इज नॉट राइट क्योंकि वो एक रेस्क्यूड एनिमल था। ओके। तो विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड हम लेकिन इस तरह हम नहीं भी कर यही सकते। चाहेंगे डॉक्टर उज़्मा कि आप इसके ऊपर फाइंड आउट करें कि ये है क्या, ये ज़ू का अपना बियर है या रेस्क्यूड बियर है जिसके जो ज़ख्मी है और उसको लेकर आया गया है? जी, सर्टेनली हुँ। सर्टेनली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको क्या लगता है किस तरह के अभी भी स्टेप्स लेने की हमें ज़रूरत है और जो हम नहीं ले पा रहे हैं अभी भी? देखिए ज़ूज़ जो है वो एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें पाकिस्तान में आप कह लें कि बहुत थोड़ा-सा ही काम हुआ हुआ है। और हम पंजाब में भी बहुत से ऐसे ज़ूज़ हैं जो कि एग्ज़िस्ट करते हैं लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो नहीं होने चाहिए। उनको उनको हम नहीं हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है उनको चलाने के। तो हमें अगेन आई विल गो बैक टू सेइंग कि हम अगर हमें पता हो कि स्टैंडर्ड्स हमारे ये हैं, इस स्टैंडर्ड पे हमने ज़ू को रखना है, हुँ, तो उस स्टैंडर्ड पे उनको लाया जाए, उसके बजट से रेंज हो और अगर वो हम नहीं मीट कर सकते, तो हमें बेहतर है कि वो जो खराब सी हालत के ज़ूज़ हैं, उनको बंद कर दिया जाए। क्योंकि हुँ। ज़ूज़ का जो फंक्शन है, वो है पब्लिक एजुकेशन। लोग वहाँ आएँ तो वो कुछ सीखें और उनमें एक जानवरों के लिए एक मोहब्बत पैदा हो कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक एक्शन लें। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप जाएँ तो आपको क्या नज़र आता है कि एक मिज़रेबल कंडीशन में जानवर एग्ज़ैक्टली। पड़ा हुआ है हुँ, और उसके बोर्ड भी जो है एजुकेशन के लिए एक बोर्ड भी जो लगा हुआ है, उसपे उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। हुँ,
सो यू नो वी नीड प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन जूस, और उसके बाद जानवरों को एक अच्छी तरह रखा जाए। कुछ है जैसे लाहौर जू में भी कुछ इंक्लोजर्स हम्म। आपको नजर आते हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड हैं। तो हमें एक एक अच्छे स्टैंडर्ड पे उनको लाने की जरूरत है, और जूस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। और उसको हमारी जो ट्रीटीज हैं उसमें भी, ट्रीटीज जो गवर्नमेंट साइन करती है इंटरनेशनली, उसमें भी जूस के रोल को रिकग्नाइज किया गया है। लेकिन ये कि हमें अभी बहुत स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी हम बहुत खूबसूरत एक मैसिव इंक्लोजर बना देंगे तो सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन देखिए जानवर जो है वो, उनको भी बोर्डम जिसको कहते हैं ना, बोरियत, वो उनको भी होती है। और बोर्डम का मतलब ये होता है कि जानवर अक्सर ऐसे बिहेवियर्स शो करते हैं जो कि खास नजर आता है कि जी ये कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। आपको अक्सर आपने देखा होगा जी, एक टाइगर जी। है लाहौर जू में, अक्सर है वो ऊपर नीचे पेस कर रहा है, पेस कर रहा है। तो वो एक नॉर्मल वो बिहेवियर नहीं है, वो अपना स्ट्रेस शो कर रहा है। और वो स्ट्रेस जो है वो यूजुअली एक बोर्डम के रिजल्ट में सामने आता है। तो उसमें जरूरी है कि जानवरों को, बेशक इनक्लोजर बड़ा नहीं है, लेकिन आप उनको एनरिचमेंट्स देते हैं। उसका मतलब है कि आप उनको कोई खास, टाइगर्स के लिए भी खास टॉयज होते हैं। कोई आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, उसमें आप छोटे छोटे मीट के पीसेस डाल दें, उसको बंद कर दें। जो आप टाइगर को इंक्लोजर में डालें तो आप देखें वो कितना एक्टिव होगा, उसको फाड़ेगा, देर भी वो छोटे छोटे जो पीसेस हैं उनको निकालेगा। और यू नो, सो दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ एनरिचमेंट एक्टिविटी फॉर द एनिमल। सो इस तरह हर जानवर के लिए आप डिजाइन कर सकते अच्छा, हैं। अब तो डॉक्टर उज़मा आगे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और आपको पता है कि ख़ास करके लाहौर में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कराची में भी इवन तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्या सजेस्ट आप करेंगे कि गर्मी से पहले उनके एनवायरनमेंट को किस तरह कूल रखा जाए, या किस तरह के अभी जो बेबी स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए जूस रेगुलरली इसके लिए चीजें करते हैं। वो खास शेड्स लगाते हैं, कूलर्स लगाते हैं। कोई लाहौर जू में बहुत मैंने रेगुलरली देखे हैं, दे पुट आइस ब्लॉक्स फॉर बेयर्स। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज है जो जू मैनेजमेंट में आप कह लें, अगेन जैसे आपने कहा बेबी स्टेप है, वो भी एक बेबी स्टेप है। वो ये है कि आप कलेक्शन प्लान बनाते हैं। कलेक्शन प्लान का मतलब है कि आप ये अपने जानवर जूस में लाते वक्त, या ये डिसाइड करते हुए कि क्या हम इस जानवर को अगले 20 साल 30 साल रखना चाहेंगे इस स्पीशीज को, वो कलेक्शन प्लान आप करते हैं। और उसका पहला स्टेप ये है कि आप अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हैं, आप अपनी कैपेसिटी को देखते हैं, आप अपनी स्पेस को देखते हैं। अब आपने जो कहा गर्मी इतनी सख्त आएगी और हम क्या अरेंजमेंट लेंगे, तो फॉर एग्जांपल कुछ अगेन वो क्योंकि रेस्क्यूड एनिमल है इसलिए मैं बहुत क्रिटिसाइज नहीं करूंगी। लाहौर जू में फॉर एग्जांपल ब्राउन बेयर है। अब ब्राउन बेयर देवसाई का जानवर है जो इतने ठंडे इलाके का, उसको लाहौर के 47-48 डिग्रीज में रखना, आप आइस ब्लॉक्स दे भी दें, लेकिन आप को नजर आता है कि एनिमल इज अनहैप्पी बिकॉज वो इतना, उसको डिस्ट्रेस आपको नजर आता है बिकॉज ऑफ द। सो ये यू नो यू नीड टू कीप इन टू माइंड कि कलेक्शन प्लान इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और आप अप्रोप्रिएट स्पीशीज ही रखते हैं जो कि आपके क्लाइमेटिक कंडीशन में एडजस्ट कर जाती हैं। और इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पेशावर जू में एक स्नो लेपर्ड की डेथ हो गई। मतलब पेशावर जू में स्नो लेपर्ड इज अ सिन, क्योंकि जो स्नो लेपर्ड है वो वहाँ
कैसे एडजस्ट कर सकता है, यू नो, एज द नेम सजेस्ट इट्स अ स्नो लेपर्ड. सो ये आप कितने भी अरेंजमेंट्स कर ले, कुछ स्पीशीज के लिए वो फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा और रहेगा. लेकिन ये कि जूस कोशिश करते हैं. हमारे यहाँ एक चीज मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि हम लोग वो जिसको ये पराली कहते हैं, स्ट्रॉ कहते हैं, हम स्ट्रॉ समझते हैं कि अगर हम फ्लोर पे डालेंगे तो जानवर को वो हम विंटर्स में देते हैं कि जी वो उसको वार्म रखेगा. लेकिन स्ट्रॉ जो है वो फ्लोर को हीट अप होने से भी बचाता है. तो मेरा तो सजेशन है कि स्ट्रॉ को थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल होना चाहिए ताकि फ्लोर की ओवर हीटिंग भी ना हो या वो सर्दियों में ठंडा बहुत ना हो. और उसके अलावा स्ट्रॉ जो है वो एक इनरिचमेंट है. अगेन जानवर उससे खेलते हैं, उनको वो एक्टिव रखने में हेल्प करता है. इट्स एन इनरिचमेंट. सो स्ट्रॉ के बहुत फंक्शंस हैं एंड आई डोंट नो हम जूस में उसको सिर्फ विंटर में ही क्यों देते हैं, उसको समर में भी दें ताकि फ्लोर ओवर हीट ना हो. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वो जूस बेचारे कोशिश तो करते हैं इन देयर जितनी उनकी कैपेसिटी है उसमें रह के ट्राई किया जा रहा होता है कि तमाम तर चीज़ों को बेहतर किया जाए. अच्छा, ये तो जूस की बात हो गई है. कुछ आज के दिन के हवाले से क्या फाइनल कमेंट देना चाहेंगे लास्ट अपने देखने वालों को? आई थिंक वेटरनेरियंस का एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल है. और वो बहुत मेहनत भी करते हैं. अराउंड द क्लॉक वो अवेलेबल होते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन डॉक्टर्स ऑल्सो. तो आई थिंक वी शुड मस्ट अप्रिशिएट देम, उनकी मेहनत को और उनकी अवेलेबिलिटी को. लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि वेटरनेरियंस का फंक्शन उस वक्त आता है जब जानवर बीमार हो रहा होता है, अनवेल, कुछ सिम्टम्स शो करने शुरू करते हैं. लेकिन उससे पहले बहुत सारी लोग हैं जो वो चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आज जानवर ने कम खाना खाया, आज जानवर थोड़ा इनएक्टिव था और उसमें फोरफ्रंट पे आपके जू कीपर्स हैं. सो इट्स अ टीम वर्क. बिल्कुल ऐसे ये सब मिलकर ही इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम बेहतर इकदाम उठा सकते हैं, बेहतर स्टेप्स ले सकते हैं. डॉक्टर उस्मा खान हमारे साथ मौजूद थी. डॉक्टर उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला. और जनाब एंड पे मैं यही कहूँगी कि कहा तो ये जा रहा था कि बेहतर इंतज़ाम किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह नूरजहाँ की मौत हुई है और उसके बाद श्रीलंका ने हमें वादा किया था, इस चीज़ का ऐलान किया था कि 2 जो एनिमल्स हैं वो हमें देंगे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे कि हमने ये चीज़ें आपको देनी है या नहीं देनी, ताकि क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, उनको देखते हुए उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को करेंगे. हुकूमत और PTI आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर आ ही बैठे हैं, जिसमें दोनों फरीकैन के माबैन 2 मुलाकातें हुई हैं और इसकी अंदरूनी कहानी के मुताबिक दोनों इतराफ़ से अपना अपना मौक़िफ़ और शराइत सामने रखी गई हैं. बातचीत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती वफ़द का कहना था कि हमने मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की है और यही जमहूरियत का हुस्न है कि किसी मसले का हल बातचीत के ज़रिए निकाला जाए. हुकूमती वफ़द का ये भी कहना था कि हमने अपनी तमाम तर तजावीज़ पेश की हैं और PTI की शराइत भी सुन ली हैं और अब आला क़यादत और इत्तेहादियों के सामने सारा मामला उठाया जाएगा और जिसके बाद कोई ख़त्मी बात की जा सकती है. जबकि PTI का मुज़ाकराती वफ़द भी लाहौर पहुंचकर इमरान खान को इस सारे मामले पर एतमाद में लेंगे. लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि अगर तो असम्बली फ़ौरन तोड़कर इलेक्शन की तरफ आते हैं तो ठीक है, और अगर वही पहले वाली बात दोहराई जाएगी कि इलेक्शन सितंबर में या फिर अक्टूबर में हो सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं हो सकती है. लेकिन दोनों इतराफ़ से मुस्बत पेशकदमी की यकीन दहानी करवाई जा रही है. लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही है तो दूसरी जानिब सियासी और इंतकामी कार्रवाइयाँ भी ली जा रही हैं. अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी सबसे पहले, फिर कल PTI के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही के घर पर एंटी करप्शन का छापा और फिर इमरान खान की इस्लामाबाद में पेशी के दौरान कारकुनान की गिरफ्तारियां नई मुश्किलात पैदा कर सकती हैं.
मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो 3 छुट्टियों के बाद मंगल को होने जा रहा है, तो क्या मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? मुज़ाकराती वफ़द अपनी अपनी क़यादत को मुतमईन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनाब, क्या असम्बलियाँ दोबारा बहाल हो सकती हैं? हमारा आइन और कानून इस हवाले से क्या कहता है? जनाब, जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मौजूद है राना इंतज़ार हुसैन साहब हैं, सदर है लाहौर बार एसोसिएशन के। इंतज़ार साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले तो ये सवाल कि क्या असम्बलियाँ दोबारा से बहाल हो सकती हैं? हमारा आइन और कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, कि क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन है दैट वो 90 दिन के अंदर होने ही होने जी। अब क्योंकि 90 दिन से लिमिट आगे चली गई है, उसके बाद भी अगर वो तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, तो फिर अब क्योंकि एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो परसों फिक्स भी हुई मगर रीलिस्ट हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑर्डर कर सकती है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट की उस वक्त ज़रूरत होती है जब इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है। अच्छा, अगर इलेक्शन कंडक्ट होने नहीं जा रहा तो असम्बलीज को रिस्टोर किया जा सकता है। अच्छा, मतलब ये एक है पॉइंट हमारे पास। देखते हैं चीज़ें क्या, दैट इज एवरीथिंग इज अ कॉमन सेंस। ठीक है, असम्बलियाँ टूटी, केयर टेकर गवर्नमेंट आई, इलेक्शन होना है। अब केयर टेकर गवर्नमेंट ने आके अगर इलेक्शन नहीं करवाना तो फिर तो जो प्रीवियस असेंबली है उसको रिस्टोर हो जाना चाहिए। ये तो नेचुरल है। अगर आप किसी भी बंदे को किसी काम के लिए लेके आते हैं, वो काम करने से परफॉर्म नहीं करता तो ही हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर। ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास चांसेस हैं कि अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, दैट इज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मगर ये है कि इसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं होते, बिकॉज़ 90 दिन तो होने वाले हैं, 90 दिन हो चुके हैं क्योंकि 14 मई का जो है वो टाइम दिया गया था। 14 मई से पहले ही 90 दिन क्रॉस हो चुके हैं इलेक्शन के। जिस दिन असेंबली टूटी है पंजाब की, उसको 90 दिन क्रॉस हो चुके हैं, ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे फराक दिली का मुजाहरा कर रही है, उस पर उन्होंने टाइम भी दिया कि मिल बैठ के एमिकेबली सेटलमेंट करें चीज़ों का। मगर मेरा नहीं ख्याल जिस तरह के जो हालात नज़र आ रहे हैं कि या कोई एमिकेबल सेटलमेंट होने जा रही है। क्योंकि देखिए, हम आइन के साथ खड़े हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो मुल्क के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर, क्राइसिस रिडन इकोनॉमी है हमारी, उसके अंदर चीज़ों से हम गुजर रहे हैं। मगर इसके बावजूद इस वक्त तक हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको समझ नहीं आ रही, भाई एक दफ़ा मुल्क को स्टेबल हो लेने दें, फिर आपने जो लूटने की हरकत करनी थी वो दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है, मगर इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो एक प्रेसिडेंट जो हम लोग सेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि उन्हें एक पंचायत का या इस तरह का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, कानून और आइन की रोशनी में फैसले करने चाहिए। तो ये किस तरह के प्रेसिडेंट हम एक सेट करके जा रहे हैं? इन बात को मान लेना चाहिए। फिर तो ये गवर्नमेंट भी बैठी हुई है जिस वक्त रात 12 बजे इन्हीं चीज़ों से हमने खुल के फैसला किया, फिर तो वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। फिर इस गवर्नमेंट को भी घर चले जाना चाहिए सबसे पहले। दूसरा ये कि जिस वक्त सबसे ज्यादा मेरे ख्याल फैसले इसी गवर्नमेंट के हक में आए हैं अदलिया की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आइन और कानून के मुताबिक, और यही गवर्नमेंट कहती है कि अदलिया ने सिर्फ ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। अच्छा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, सही, ये फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर के सिंगल बेंच जैसा में जवाद हसन साहब, उनका फैसला है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना ही करवाना। उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हुआ। जब हाई कोर्ट में उस वक्त तो इन्होंने इतराज नहीं किया, ना जज साहब को क्रिटिसाइज किया, ना कुछ और। अब बात यह है कि आपको हर पाकिस्तानी सिटीजन को नजर आ रहा है कि व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग, इररिस्पेक्टिव कि हम इसके ऊपर बहस करेंगे किस वजह से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया हुआ है, ऑर्डर इंटैक्ट है। ऑर्डर चैलेंज होने के बावजूद उनकी एप्लीकेशनें जो है वो खारिज हो चुकी हैं। अब उसने इम्प्लीमेंट होना ही होना है, जो मर्जी कर ले। दूसरा रही बात कि जो अब पार्लियामेंट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, या आइन जो हमारा है वो सुप्रीम है। हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट जो है उसको इख्तियारात दिए गए हैं। अच्छा, ठीक है। जो पार्लियामेंट भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रही है। तो सो पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज सुप्रीम। हाँ, इनके पास एक इख्तियार जरूर है, वो भी आइन में लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी से ये उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके, सिंपल बिल पास करने से नहीं कर सकते। अगर कोई भी आईनी इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए
2/3 मेजॉरिटी आपके पास required। होनी चाहिए, तभी आप किसी उसमें जो अमेंडमेंट कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा कल का जो सिनेरियो है आपके सामने भी है, एक तरफ ऐलान ये किया जाता है, बात ये की जाती है कि मुज़ाकराती मेज़ पर आके बैठें, हल किया जाए तमाम तरह प्रॉब्लम्स को, लेकिन दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। कल परवेज़ इलाही साहब के घर पे छापे भी मारे गए, वहाँ पर कुछ लोगों को, उनके जो स्टाफ के मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हम? एक तरफ मुज़ाकरात पे आ रहे हैं, दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी ली जा रही हैं। देखें, एक गलत किस्म की रवायात हम मुल्क के अंदर जो है उनको फ़रोग देने जा रहे हैं। कभी किसी वकील साहब को पकड़ लेते हैं, वो चाहे PTI के हैं, उनके खिलाफ चारों सूबों में हम FIRs देते हैं, वो सबको नज़र आता है कि वो उसमें मुलव्वस नहीं है। उसके बाद आप एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पे जाके आप गेट तोड़ते हैं, अटैक करते हैं। उसके बाद आप, मैं भी वो उसका काउंसलर भी हूँ खान भट्टी का, एक केस से वो फारिग होता है तो पीछे ड्योड़ी में ये खड़े होते हैं, दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया। अभी तक 11 FIRs उसके खिलाफ हो चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ पर्सनल वेंडेटा। ठीक है, पर सबको नज़र आ रहा है। और दूसरा ये कि जिस तरह हमारा नबी पाक का भी फरमान है कि हर शख्स को उसके ओहदे या उसकी हैसियत के मुताबिक आपने इज्जत देनी है। exactly। ठीक है, आपने किसी को अरेस्ट भी करना है या कुछ और करना है, उसका एक तरीकाकार है। और कल जो सबसे बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, वो हम बार लेवल पे भी देखेंगे इसको, कि एक मैटर जिसमें बेल हो चुकी है, अच्छा, और वकील साहब ने अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, तो कौन सी अथॉरिटीज़ हैं कि उस सर्टिफिकेट को नहीं मान रही? सही, ठीक है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हमारी बार के एक मेंबर हैं, उनकी तरफ से कोई सर्टिफिकेट दिया गया है जिसकी वेरोसिटी को आप अगर चैलेंज भी नहीं कर सकते, अगर चैलेंज करना तो आज जाके आप चेक कर लें। फिर जब बेल आती है तो इनको इन्फॉर्म किया जाता है। सबसे बड़ी बात, प्रोसिक्यूटर जनरल चैनल के ऊपर आके कह रहे हैं कि बेल हो चुकी है, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उसको भी ये मान नहीं रहे। तो फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो है वो नज़र आ रहा है। बहरहाल ये है कि किसी हमारे बार मेंबर के सर्टिफिकेट को ना मानना, इस पर हम, इस पर हमें सीरियस कंसर्न्स हैं। अच्छा, और इस पर हम सीरियस एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, जितनी भी एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ हैं इनके खिलाफ। लेकिन क्या इस तरह की क्या छापे मारे जा सकते हैं? हमारा कानून क्या कहते हैं? इससे पहले जिस तरह हमने देखा कि इमरान खान के घर पे भी जिस तरह वो सारी एक कह ले कि पूरी फौज इकट्ठी की गई और सारे वहाँ पर लेके गए, दरवाजे तोड़े गए, जिस तरह वहाँ पे हमला किया गया। कल भी यही हुआ कि उनके घर के गेट्स तोड़े गए और उसमें अंदर जाया गया। तो क्या ये इस तरह की जाता है, छापा मारा जाता है? इसके 2-3 सेगमेंट्स हैं। पहले तो ये किसी के खिलाफ FIR, दूसरा ये है कि आपने क्या उसके घर पर जाने के लिए सर्च वारंट लिया, उसके बाद आपने जो सर्च वारंट की जितने भी कंपोनेंट हैं उनको कंप्लीट किया है। दूसरा ये कि अगर आपने अथॉरिटी यूज़ करनी है उसको अरेस्ट करने के लिए, फोर्स की, तो क्या आपने उसको एक्सेसिवली यूज़ किया? यस, ये तो ऐसे जाते हैं कि टेररिस्ट तो इनसे पकड़े नहीं जाते। लाहौर में कत्लो गारत तो रुकती नहीं है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए हम सारे मामलात को कर रहे हैं, और जिन ऑफिसर्स के ज़रिए किया जा रहा है वो सबको पता है उनकी पोस्टिंग क्यों की गई। दूसरा ये, केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। केयर टेकर जो गवर्नमेंट कोई भी आती है उसका काम है, वो कहते हैं ना, जस्टिस शुड नॉट बी डन बट सीम टू बी डन। सो ये न्यूट्रल गवर्नमेंट होती है तो न्यूट्रल गवर्नमेंट को न्यूट्रल ही नज़र आना चाहिए। मगर ये तो अब सबको नज़र आ रहा है कि ये एक ही पार्टी के खिलाफ जो है ये मामला लेके चले। यहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के, आमिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आमिर, एक तो वेलकम कहती हूँ आपको जागो लाहौर में। आमिर बताइएगा, कल मुज़ाकरात के हवाले से बात की गई है और आपस में मुज़ाकरात भी हुए हैं, तो क्या दोनों जानिब से क्या शराइत और क्या इन दोनों फरीकैन के माबैन मुलाकात में बताया गया है? देखिए, जो मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान या PTI के दरमियान जारी हैं, उसमें ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सका, लेकिन मुस्बत पेशरफ जरूर है और दोनों फरीकैन एक बार फिर मिलने के लिए रजामंद हैं। और जो पहला राउंड था उसमें दोनों जो फरीकैन हैं उन्होंने अपने अपने जो मुतालबात थे, बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो ये कहती है कि इंतखाबात मुल्क भर में एक साथ और जल्दी हों। और तो हुकूमत ने भी रजामंदी की थी और ये कहा था कि वो बैठकर बात करने के लिए तैयार है। और अब तक जिस राय की तरफ से खबर सामने आई है वो ये है कि पहले ये हुकूमत का मौक़िफ़ था, अक्टूबर में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अब हुकूमत ने ये रजामंदी जाहिर की है कि वो सितंबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है मुल्क में एक साथ। और ये कहा गया कि जो ये तजवीज़ है
कि जून या जुलाई में पीटीआई की तजवीज़ है कि इंतखाबात करा दिए जाए मुल्क भर में एक साथ। वो मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि जून में बजट पेश करना है, और बजट क्योंकि एक कौमी और एक अहम मामला है, लिहाजा उसके लिए असेंबली का होना और दूर करना और बजट देना, ये पूरा जो निज़ाम है मालियाती तौर के ऊपर वो चलाना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने ये मशवरा दिया है कि जून में या जुलाई में इंतखाबात कराना नामुमकिन है, लेकिन हुकूमत अक्टूबर की बजाय सितंबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। और इसी मकसद के लिए ये कहा गया पीटीआई की तरफ से कि वो ये तजवीज़ अपनी क़यादत के साथ सामने रखेंगे, और फिर मंगल के रोज़ दोबारा दूसरा राउंड होगा मुज़ाकरात का, और फिर उसमें ये जो अब तक होने वाली डेवलपमेंट्स हैं, इसके बाद होने वाली जो बातचीत सामने आई है उसके बारे में फैसले होंगे। लिहाजा आइंदा आने वाला हफ्ता बहुत अहम है तमाम एतबार से, मुल्क की सियासत के हवाले से भी, और जो मुल्क के अदालती मामलात हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं इंतखाबात से मुतालिक। लिहाजा आइंदा आने वाला हफ्ता बहुत अहम होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो उसके भी बड़े दूरदराज नताइज होंगे, और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते खुदा न खास्ता तो फिर इसके भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो भी बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। लिहाजा आइंदा आने वाला हफ्ता अहम है। साथ में पीटीआई की तरफ से ये भी तजवीज़ दी गई कि अगर असेंबलीज को लिंगर ऑन करना है या अक्टूबर तक या सितंबर तक भी लेके जाना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि फिर पीटीआई को दोबारा असेंबलियों में लाया जाए, और तब तक अगर असेंबली चलती है तो फिर पीटीआई को भी उनके जो इस्तीफे मंजूर किए गए और डी नोटिफाई किया गया वो तमाम फैसले वापस लेकर पार्लियामान का हिस्सा बनाया जाए, और फिर एक आईनी तरमीम करके ये मामला जो इंतखाबात ढिले हुए हैं इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए, और साथ में इस मामले को आईनी तरमीम के जरिए हल कर दिया जाए। ये एक तजवीज़ है जो इन मुज़ाकरात में सामने आई है। लिहाजा अब तक दोनों फरीक़ैन मुस्बत पेशरफ़्त देख रहे हैं इन मुज़ाकरात में। अच्छा, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे मंगल के रोज़ जब दोबारा से मिल बैठेंगे? देखिए, ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन दोनों फरीक़ैन जो है वो पहले जो एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो बैठे हैं, बातचीत हुई है, और हमें सारी बात है कि पॉजिटिव रहना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि इसमें से कोई ना कोई मुस्बत रिजल्ट आएंगे, क्योंकि हमारी सियासी क़यादत है, इन्होंने ही मुल्क के फैसले करने हैं, और जो एक क्यास है, जो एक गैर यकीनी सूरत है, और हर शख्स परेशान है मुल्क में कि शायद कोई गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क को जो नुकसान हो रहा है मौशी। लेकिन आमिर, एक तरफ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, शराइत सामने रखी जा रही है, दूसरी जानिब कल जो परवेज़ इलाही साहब के मामला हुआ और साथ ही साथ फ़ारूक हबीब साहब को भी रोका गया, कल एयरपोर्ट पर उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, तो क्या ये मामलात संगीन नहीं हो जाएंगे? क्या इसके बाद आपको लगता है, या क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो हुकूमती इक़दामात हैं वो बज़ाहिर इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की एक कोशिश है, या फिर इनमें खलल डालने की या एक प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर है कि पीटीआई जो अगर मुज़ाकरात कर रही है तो उसको साथ में ये डर भी हो कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात में हुकूमती बात ना मानी तो उनके खिलाफ क्या क्या क्रैकडाउन हो सकते हैं या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो एक ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं, और साथ में किसी हद तक ये मुज़ाकरात को मुतासिर करने की भी कोशिश है। ताहम इस सारी सूरत हाल में एक ओवरऑल इस हुकूमत के ऊपर भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा चल रहा है इंतखाबात का, और वहाँ पर भी एक तो तलवार लटकती हुई इस हुकूमत पर भी है कि वो अगर अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके भी नताइज का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। सो ये दोनों साइड के ऊपर कुछ ना कुछ चालें तो चली जा रही हैं, हुकूमत भी अपोजिशन भी, लेकिन साथ में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो जाहिर बात है इसका असर तो जरूर पड़ेगा मुज़ाकरात के ऊपर कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये क्रैकडाउन हो रहे हैं, और लेकिन इसके बावजूद उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम वाक़यात के बावजूद मुज़ाकरात अच्छे होंगे और एक नतीजा खेज होंगे, और अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं होते नतीजा खेज। ठीक, आमिर आप हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। राना इंतजार हुसैन, सदर लाहौर बार एसोसिएशन भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, यही सवाल आपकी तरफ मैं पुट करना चाहूँगी कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ, जैसे फ़ारूक हबीब को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, परवेज़ इलाही का मामला हमारे सामने है, तो आईनी रास्ता क्या निकल सकता है इसका?
आईनी रास्ता तो एक ही है, उसमें तो आईनी रास्ता मुज़ाकरात तो नहीं है। आईन में तो दिया गया कि 90 डेज में अपने इलेक्शन करें, दैट इज़ फुल एंड फाइनल, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड बाय द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर एंड सब्सिक्वेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। तो मेरा नहीं ख्याल, जो मेरी अपनी प्रिजम्पशन है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, दे आर जस्ट डिलेइंग द टाइम, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाना पड़ेगा। अच्छा। जिस तरह से गवर्नमेंट जो है वो एक्ट कर रही है या जो रिटेलिएट कर रही है, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा जनरसली इसको उन्हें टाइम दिया है या टेबल पे बैठने का मौका दिया, जिसको वो कह रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं भी ये कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको इसके खिलाफ जो कानून जो बिल्कुल नहीं मान रहा। अगर दूसरा देखें, पार्लियामेंट सुप्रीम होती तो यूसुफ रजा गिलानी साहब सैक ना होते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो चंद दिन पहले हुआ वो भी सैक ना होते। तो फिर ये दोनों जो वाक़यात हैं आपके सामने है। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल, क्योंकि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, उसको इम्प्लीमेंट होना ही होना है। यहाँ तो वो ऑर्डर जो है उसको चैलेंज करके आप उसको अदरवाइज करवाएं, अदरवाइज उस ऑर्डर ने इम्प्लीमेंट होना है। दूसरा सर कि जो अदलिया मुखालिफ बयानिया भी एक बनाया जा रहा है, जो हमें नज़र भी आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, क्या इस पर हुकूमत नाअहल हो सकती है? कोई ऐसा पॉइंट मुखालिफ है? बयानिया पर देखें, सिर्फ ये होता है कि एक ही चीज़ में हो सकती है, वो है दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर जो अदलिया मुखालिफ बयानिया है, हाँ। उस मामलात पर अगर कोई कंटेम्प्ट फाइल होती है या सो मोटो लिया जाता है या उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेती है, तो फिर उस पर किया जा सकता है एज इट इज़। इसमें जो अगर गया कि इसमें हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में तो उस पर नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मुस्तरद करते हैं, तो क्या पार्लियामेंट मुस्तरद कर सकती है? देखिए, पार्लियामेंट की जो डिस्कशन है वो उसका वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, ठीक है, उसमें हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट की मतलब कंटेम्पचुअस वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, मगर ये है कि उन्होंने जो बिल पास किया वो बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया हुआ है। अच्छा, ठीक है, जिसके ज़रिए उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अब हर चीज़ को वो डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अनप्रेसिडेंटेड है, हम अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं। और देखें, यही पार्टियां हैं, यही हैं जो पिछले हम कितने डेकेड से देख 30-35 साल से यही हम ये कर देंगे, अब आज तक इन्होंने किया क्या? ठीक है, यही वो उनके अल्फाज हैं, यही चीज़ें हैं। और इस वक्त जो प्राइम कंसर्न्स है उनको छोड़कर अगर इलेक्शन 1 महीने बाद होना है या 3 महीने बाद होना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो आप कानून है वो कानून के मुताबिक चीज़ों को लेके चलें और वो इम्प्लीमेंट और चीज़ें उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छा आमिर, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी कि मतलब हुकूमत चाहती क्या है? इलेक्शन भी नहीं करवा रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, मुज़ाकरात का भी कुछ पता नहीं है कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। क्या ये नाअहल होना चाहते हैं, सियासी शहीद होना चाहते हैं? क्या मतलब चाह क्या रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रही है हुकूमत? देखिए, जो वफाकी हुकूमत है वो तो बुनियादी तौर के ऊपर बिल्कुल एक तसादुम ये तैयार है, और वो बिल्कुल बज़ाहिर ये लगता है उनके इक़दाम से भी कि वो चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो कोई बयानिया बना सकें या शहादत हो जाए। लेकिन अदालत भी बहुत मोहतात है इस पूरे मामले के ऊपर। लेकिन इस सही सूरत हाल का जो नेट रिजल्ट है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है वफाकी हुकूमत को कि आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाल लें, और दूसरी सूरत यह है कि आइन बड़ा क्लियर है कि 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, तीसरी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और इस हवाले से तमाम जो हमारा रियासती निज़ाम है वो ये समझता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दे तो आइन के आर्टिकल 189 और 190 के तहत तमाम जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज पाबंद हैं उन पर अमल करने की। लिहाजा ठीक है, तमाम बयानात हैं, ये पार्लियामेंट में हैं, ये सियासी बयानात हैं, लेकिन अदालत में कभी भी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि वो अमल नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा कहा कि वो अदालत के फैसले पर अमल करेंगे। ये तमाम जो बयानात हैं वो सियासी हैं। बहुत शुक्रिया। आमिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपडेट किया। और राना इंतजार हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो में, सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, और आइनी नुक्ते के हवाले से भी हमने जनाब जानने की
की कोशिश की है कि क्या सिनेरियो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। और जनाब हमारा वीकेंड जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, और जिस तरह शो के आगाज़ में मैंने आपको बोला भी था कि जनाब वीकेंड को अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से एंजॉय करना चाहिए। और हमारा जो लास्ट सेगमेंट है वो बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि हमने पॉलिटिक्स पे बात कर ली, सेहत पे बात कर ली। जनाब अब थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम आ चुका है, मेरा भी और आपका भी, और जिनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करा दूँ। मुजम्मिल रियाज हमारे साथ आज मौजूद हैं, उभरते हुए सितारे हैं, और जनाब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी, और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके नए सॉन्ग के बारे में जानेंगे, मज़ीद क्या क्या वो आगे करने जा रहे हैं, उनके एम्स क्या हैं, गोल्स क्या है, उस हवाले से भी उनसे जानेंगे। मुजम्मिल को वेलकम कहते हो जागो लाहौर में। मुजम्मिल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुजम्मिल बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी। थैंक यू सो मच। मुजम्मिल सबसे पहले तो बताइए अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने, कैसे इंटरेस्ट हुआ सिंगिंग हमारी में? फैमिली में म्यूज़िक है, मेरे अच्छा। अब्बू भी गाते हैं, ही इज़ अ म्यूज़िक टीचर। ओके। तो बेसिक्स जो मैंने अपने अब्बू से सीखा है, और जो मेरे उस्ताद जी हैं इजाज़ कैसे साहब, ओके। उनसे मैंने तालीम ली है और अभी भी ले रहा हूँ। अच्छा जी, मतलब आपकी ये फैमिली में रन करती है म्यूजिक? जी, जी। सही। तो मतलब आप ही गा रहे हो? एक तो बाबा तो आपके म्यूजिक टीचर है ना, और भी बहन भाई भी गाते हैं, सिर्फ आप ही को गाते तो इंटरेस्ट सारे हुआ? हैं, सारे गाते हैं। मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा गाता है। अच्छा। दानिश भी बहुत अच्छा गाता है। क्या बात है, मतलब आपकी तो पूरी फैमिली ही जी जी, पूरी फैमिली में म्यूजिक की सुरीली फैमिली है पूरी। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। वादी वाह, सुरीली फैमिली है। अच्छा जी, तो मतलब कब से, कितने साल हो गए आपको गाते हुए प्रोफेशनली? स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था। स्कूल में नात कॉम्पिटिशन्स और इस तरह के नेशनल सॉन्ग्स वगैरह परफॉर्म करता था, फिर कॉलेज लेवल पे, और अभी इसको शुरू किया है। अच्छा, अभी प्रोफेशनली अभी इसको लेकर चल प्रोफेशनली रहे इसको हो? भी किया। रिसेंटली मैंने एक अपना गाना भी रिलीज़ किया है। जी जी, वो भी आपसे सुनेंगे हम ज़रूर। आपका ऑफिशियल गाना है, मतलब कब बनाया उसको, और क्या है उसका, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अपना करूं, क्योंकि आजकल कवर ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया को अपनी कंपोजिशन की है, लिखा भी खुद है। तो एक थॉट आई थी मुझे, सबसे पहले जो लिरिक्स आया जे तू ना मिला के नाम से है टाइटल गाने का, तो यही लाइन सबसे पहले क्लिक की, तो उसको कंटिन्यू किया, उसको बनाया, फिर रिकॉर्ड किया और उसको रिलीज़ किया। क्या बात है। फिर ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं आपको भी और अपने देखने वालों और सुनने वालों को भी कि जनाब गाने की बात हो ही गई है, तो फिर सुन भी लेते हैं जो मुजम्मिल का ऑफिशियल न्यू रिलीज सॉन्ग है। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा गाया आपने, और लिरिक्स भी बड़े अच्छे हैं इसके। तो जब सबसे पहले घर पे बाबा को सुनाया था, ऑब्वियसली हिज टीचर, म्यूजिक टीचर हैं, तो उनके क्या फीडबैक था कि किस तरह का गाना है ये? मैंने जो पहली कंपोजिशन की थी वो थोड़ी इससे चेंज थी। अच्छा। तो उन्होंने फिर करेक्शन की इसकी। हाँ। जब मैंने पूरा सुनाया तो उन्होंने कहा इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने सारी चीज़ें देख के उसको सेट किया, तो फिर उन्होंने ये की है कंपोजिशन। ओके। है मेरी, लेकिन उन्होंने करेक्शन कर दिया। उन्होंने करेक्शन में थोड़े बहुत जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि ये जी। और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता जी, है, उन्होंने जी। आपको बताया। और तो ये ये बड़ी उन्होंने- अच्छी चीज़ होती है कि आपकी फैमिली ही आपको बता रही हो कि अच्छा बेटा ये ज़्यादा आप इस तरह बेहतर कर सकते हो, बिकॉज उनसे अच्छा मेरे ख्याल से आपको कोई भी मशवरा नहीं दे सकता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे क्या क्या प्लान है आपका मुजम्मिल? आगे मैं अपने एल्बम पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो अच्छा। वो भी बहुत जल्द रिलीज़ करूँगा उसको। तो मैं लेकिन ऑफिशियल करूँगा उसको, सिंगल करूँगा, सिंगल से नहीं अच्छा। करके रिलीज़ करूँगा। सॉन्ग्स पे काम चल रहा है, तो बस इंशाल्लाह जल्दी रिलीज़ होंगे वो भी। तो किसको ज़्यादा सुनते हो, मतलब कौन है फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर्स में वैसे लंबी लिस्ट है। मेहदी हसन साहब हैं, नूर जहाँ जी हैं, आबदा परवीन जी हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, इन सबको सुनता हूँ। और आजकल के यंगस्टर्स जितने उनको सुनता हूँ। नबील शौकत, अमानत अली भाई हैं, अली अब्बास भाई हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, उनके साथ मैं करता भी हूँ काम, तो उनको भी सुनता हूँ। सारे बहुत अच्छा लगते हैं, बड़ा अच्छा क्या लगता है। बात है, क्या बात है। किस तरह का जॉनरा पसंद है, मतलब मेलोडी या हिप हॉप, या मतलब जो ज़्यादा मतलब होते हैं ना कुछ कि किसी को सूफ़ी म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है, किसी को। मुझे लगता है, मैं कोशिश भी करता हूँ कि वर्सटैलिटी होनी चाहिए एक आर्टिस्ट में, तो मैं सारी चीज़ों को गाने की कोशिश करता हूँ। गज़ल मुझे पसंद है, वो भी गाता हूँ। अच्छा। हिप हॉप भी वो भी गाता हूँ, मेलोडीज़ वो भी गाता हूँ। ये जो मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ ये मेलोडी है एक्चुअली, तो इस सारे जॉनरास को मैं टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छा लगता है। वर्सटैलिटी होनी चाहिए आर्टिस्ट में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर में भी इसी तरह गेट टुगेदर चलती रहती हैं, और आप भी
गाने गाते रहते हैं? ऐसे ही है, सम टाइम तो सिस्टर्स मेरी कहती हैं अल्लाह दा वास्ता ही चुप कर जा। हमारे घर में म्यूजिक का वो इतना सीन है पका तो देते हैं आप उन्हें सुना सुना 24 घंटे। मैंने हारमोनियम छोड़ा तो छोटे भाई ने पकड़ लिया है, उसने छोड़ा तो पापा गा रहे हैं, तो ये म्यूजिक का एक माहौल है, वो चलता ही रहता है, 24 घंटे का सीन ऑन ही है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, नेक्स्ट क्या सुनाएंगे आप हमें? कोई अपने ही फेवरेट सिंगर का कुछ सुना दें फिर हमें। मैं गज़ल सुनाता हूँ मैडम नूर जहाँ जी की, दिल धड़कने का सबब याद आया। क्या बात है, धड़कने का सबब अब याद आया, वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत आपने ये गज़ल गाई है। अच्छा, किसके साथ मतलब एक ख्वाहिश होती है ना कि किसी के साथ स्टेज शेयर करने का, ड्यूएट करने का, क्या है? स्टेज शेयर करने की मेरी ख्वाहिश है राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, आतिफ असलम जी के साथ, ठीक है, और आबदा परवीन जी के साथ। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा जी, सुर संगीत मौसीकी की बात हो ही रही है और मुज़म्मिल भी हमारे साथ मौजूद ही हैं और बड़ा अच्छा मुज़म्मिल गा रहे हैं, लेकिन जनाब कुछ पाकिस्तानी मूवीज़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। और ईद पर बहुत सारी मूवीज़ जनाब रिलीज़ की गई हैं और लोगों ने सिनेमा घरों का रुख भी किया, जो आके बड़ा अच्छा फ़ीडबैक भी दिया, और उन्हीं मूवीज़ में से एक मूवी हुए तुम अजनबी, वो भी रिलीज़ हुई है और उसका भी बड़ा अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। तो आइए जनाब उसका ट्रेलर आपके साथ शेयर करते हैं। और जनाब ईद उल फ़ितर पे ये हुए तुम अजनबी फ़िल्म रिलीज़ की गई थी, और अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप जाइए, और बहुत ही अच्छी मूवी है। 1971 का जो सारा मंज़र है जनाब इसमें अक्सबंद किया गया है, और उस हवाले से आप लोग को बहुत अच्छी शानदार कारकर्दगी भी देखी जाएगी। हमारे जितने भी उसमें अदाकारों ने अपनी अदाकारी दिखाई है, और बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त ये फ़िल्म हुए तुम अजनबी छाई हुई है, तो आप भी जाके ज़रूर देखिएगा, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। जनाब मुज़म्मिल रियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मुज़म्मिल, जो न्यू कमर्स हैं उनके हवाले से क्या कहोगे, उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अब मिल रही हैं? मतलब पहले ज़माने में हम देखते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, अब ये एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं न्यू कमर्स के लिए कि अवेलेबल हैं उनके लिए, गाना उसके ऊपर रिलीज़ किया, व्यूज़ आ गए, उन्हें नहीं चाहिए कि अच्छा कोई एक प्लेटफॉर्म हमें चाहिए वहाँ पर जाके हम अपनी चीज़ें, तो इससे फ़ायदा हो रहा है न्यू कमर्स को? एग्जैक्टली, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, उसको अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करें, और कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको करें तो आपको कामयाबी मिलती है, लेकिन लगे रहें और कामयाबी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी और पेशेंस लेवल आपका ये बरकरार बहुत ज़रूरी है। होना। आजकल पेशेंस लेवल ज़रा कम है न्यू कमर्स में इंक्लूडिंग मी, लेकिन आई एम ट्राइंग कि इसको अच्छे तरीके से किया जाए, पेशेंस के साथ काम किया जाए, मेहनत की जाए, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी लाजमी। ज़रूर ज़रूर, हमारी भी बेस्ट विशेस मुज़म्मिल आपके साथ हैं कि आप इसी तरह पेशेंस लेवल के साथ आगे बढ़ते जाएं और अच्छे जो कंटेंट है वो प्रोड्यूस करें। मुज़म्मिल रियाज़ हमारे साथ मौजूद है। मुज़म्मिल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन जाते जाते एक गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, और जाते जाते जनाब मुज़म्मिल का गाना सुनते जाइए।